प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। विगत 2 दिनों से आपको रिवाइज कराया जा रहा था पद्यांश खंड को। पद्य खंडों में मैंने सूरदास और तुलसीदास पाठ की पुनरावृत्ति की। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इन दोनों पाठों के भावार्थ को अच्छी तरह समझे होंगे, सुने होंगे और दोहराए होंगे, और जो भी कठिनाइयाँ आपकी हैं उन्हें आप शेयर करें और उनका निदान पाने की कोशिश करें। तो आइए आज का यह नया पाठ बाल गोविंद भगत प्रारंभ करते हैं। यह पाठ राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है। राम वृक्ष बेनीपुरी एक बड़े ही प्रसिद्ध रेखा चित्रकार थे। ठीक है, रेखा चित्र एक विधा है, एक गद्य विधा है और आधुनिक गद्य विधा है। ठीक है, तो हिंदी के निबंधकारों में बड़े सम्मान से इनका नाम लिया जाता है और बेनीपुरी के निबंधों में विचार, कल्पना और भावना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। उनकी विचारधारा भी एकदम स्पष्ट है। वे अपनी बात को पाठक के हृदय तक पहुंचाने के लिए विभिन्न उदाहरणों का सहारा लेते हैं, उद्धरणों का सहारा लेते हैं, भावुक प्रसंगों का सहारा लेते हैं, शुक्तियाँ लिखते हैं। उनमें देश, समाज और राष्ट्र के विकास की तीव्र ललक दिखलाई पड़ती है। इतना ही नहीं, वे युवकों को, युवा पीढ़ी को त्याग, बलिदान और कर्म करने की प्रेरणा भी देते हैं। बाल गोविंद भगत के निबंध सुंदर ढंग से जीने की कला भी सिखलाते हैं। तो बेनीपुरी की जो भाषा है बहुत ही कलात्मक है और ओजपूर्ण है, रोचक है, सशक्त है। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है, चुटीले विचार हैं, अल्प विरामों की निरंतर श्रृंखला आदि से उनके निबंधों में प्रवाह गुण आ गया है। वे संस्कृत और तद्भव शब्दों का मिला जुला प्रयोग करते हैं। उनकी वाक्य रचना जितनी सरल है, शब्द योजना उतनी भी सहज है। विचारों की स्पष्टता के कारण उनके वाक्य में थोड़ा सा बदलाव आया है। उनके वाक्य छोटे और स्पष्ट हो गए। आइए चलते हैं। सबसे पहले उनके चित्र को देखें, पहचाने कौन है राम वृक्ष बेनीपुरी, यह बहुत जरूरी है। देखिए, यही राम वृक्ष बेनीपुरी का छाया चित्र है। इन्हें देख करके आप अच्छी तरह पहचान लें कि यही है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 ईस्वी में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण ये अनाथ हो गए। इसके कारण जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर के इस जीवन में व्यक्ति, इस दुनिया में, संसार में वही व्यक्ति ऊंचा उठा है, आगे बढ़ा है, जिसने अपने जीवन में अभाव झेले हैं, संघर्ष किया है, कठिनाइयों से लड़ा है। बिना संघर्ष किए, बिना कठिनाइयों से लड़े, बिना अभाव में जिए व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। 10वीं तक की पढ़ाई करने के बाद 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। इनका देहावसान सन 1968 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। पहले आप ये जान लें कि दैनिक पत्रिकाएं कौन होती हैं, जो रोज छपती हैं। साप्ताहिक कौन सी होती है, जो सप्ताह में एक बार छपती हैं। और मासिक कौन सी होती हैं, जो महीने में एक बार छापी या प्रकाशित की जाती हैं, वे होती हैं। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा,
ये सभी पत्र पत्रिकाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं हैं, इनका नाम आपको गिनाया जा रहा है। आगे कुछ इनके बारे में और भी जाने। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। एक प्रसिद्ध वो गद्यकार के रूप में ये हम सभी के बीच जाने जाते हैं। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, और जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना है, मनुष्यता की चिंता है और इतिहास के युगानुरूप व्याख्या है। युगानुरूप क्या होती है? युग के अनुरूप, जो समय चल रहा है उसके अनुरूप, उसके अनुकूल जो व्याख्या की गई है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। कलम जहाँ चल गई वहाँ एक अजीब किस्म का जादू बिखर गया। ठीक है, तो ये है। इसके बाद अब पाठ परिचय का नंबर आता है। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। मतलब यह जो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र पाठ है, इसमें लेखक ने एक ऐसे चरित्र का उद्घाटन किया है, एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व का उद्घाटन किया है जो न केवल मनुष्य है बल्कि लोक संस्कृति का भी और सामूहिक चेतना, इन दोनों का सामंजस्य लिए हुए और एक नायाब, अनोखा, अद्भुत, बहुप्रतिष्ठित व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। आगे कहते हैं, वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। अगर वेशभूषा हम अच्छी पहन लें, जोगिया बाना पहन लें और हम केवल पूजा पाठ करते दिखाई दें तो इसको देख करके कोई यह नहीं कह सकता कि सन्यासी है, बल्कि सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। एक सन्यासी को अपने मानवीय सरोकारों से ऊपर नहीं उठना चाहिए, उन्हें उनसे संबंध रखने चाहिए, केवल तभी वह सच्चा सन्यासी है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। आजकल भी, वर्तमान परिवेश में भी हमारे समाज में बहुत सारी सामाजिक रूढ़ियाँ हैं और जिन्हें जब तक मिटाया नहीं जाएगा तब तक समाज में समरसता, एकता, सद्भाव की स्थापना नहीं की जा सकती है। इस रेखा चित्र पाठ की विशेषता भी है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। गांव का जीवन कैसा होता है, गांव के लोग किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं और गांव में रहने वाला व्यक्ति कितना मस्त मौला होता है, कितना अल्हड़ होता है, कितना बेपरवाह होता है, इन सब बातों का जो उल्लेख है, इन सब बातों का जीवंत चित्र है, इस पाठ में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यह तो है पाठ परिचय। पाठ परिचय के पश्चात आप पाठ पर चलें। बाल गोविंद भगत पाठ। ठीक है, बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मझले कद, मीडियम साइज के थे, गोरे रंग के थे। सबसे पहले उनके व्यक्तित्व का उल्लेख कर रहे हैं कि व्यक्तित्व कैसा था। ठीक है, इसके बाद 60 से ऊपर के ही रहे होंगे, उनकी उम्र बता रहे हैं, उनकी अवस्था बता रहे हैं कि बाल गोविंद भगत की जो अवस्था थी वह 60 से ऊपर की ही रही होगी। बाल पक गए थे, बाल पककर सफ़ेद हो गए थे, लंबी दाढ़ी रखते थे, जटा जूट, लंबे लंबे बाल तो नहीं रखते थे,
किंतु उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। लंबी दाढ़ी न बढ़ाते थे न लंबे बाल रखते थे, लेकिन फिर भी जो शरीर के सिर के बाल थे, वो सिर के बाल और गोरा रंग, गोरा चेहरा, इन सब से बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता था। कपड़े कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी भर मात्र लगाए रहते थे और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी, कान के पास में फटी हुई, जिससे कान बाहर हो, कान दबा हुआ न हो, और जैसे कबीर पंथी पहनते हैं। कबीर दास जी को मानने वाले थे, कबीर दास के अनुयायी थे, इसलिए कबीर पंथियों की सी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता था तो एक काली कमली, काले रंग का कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे। मस्तक पर इनके हमेशा रामानंदी चंदन लगा होता था। रामानंदी चंदन देखा होगा आपने, त्रिशूल के आकार का बना करके फिर उसको पूरे माथे में लगा लेते हैं। ठीक है, सामने त्रिशूल के आकार का होता है और पूरे माथे पर पट्टियां, धारियां होती हैं, 3 4 5 धारियां होती हैं, जो नाक के एक छोर से ही शुरू हो जाती हैं और माथे तक रहती हैं। ठीक है, औरतों की टीकी की तरह शुरू होता। गले में तुलसी, औरतें जो टीका लगाती हैं छठ पूजा में आपने देखा होगा, उस तरह रामानंदी चंदन होता है। नाक के अंतिम भाग से शुरू होता है और वो माथे तक जाता है। तो और नाक के छोर से ही शुरू हो जाता है, यहाँ नाक के ऊपर से ही, किनारे से। तो गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला, तुलसी की जड़ों की माला बनाई जाती है, बहुत ही पवित्र होती है, उसे हम सभी को पहनना चाहिए। तुलसी की माला यदि गले में होगी तो हमारा मन, चित्त हमारा शांत होता है, ऐसे मान्यता है और ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण भी है। इसलिए हम सभी को तुलसी की माला गले में धारण करनी चाहिए। ठीक है, बांधे रहते थे। ऊपर की तस्वीर से हम नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। साधु तो कतई हम नहीं कह सकते, बल्कि बिल्कुल गृहस्थ। गृहस्थ कौन से होते हैं? 25 साल से 50 साल वाले गृहस्थ आश्रम। आप लोग डीएस पढ़े हुए हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम आपको पढ़ाए गए हैं। उनमें जो दूसरा आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम ही है। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। एक कौन कह रहा है? लेखक कह रहे हैं। लेखक भी उनके संपर्क में थे, उनसे मिले थे। उनके घरवाली की याद तो लेखक को नहीं आ रही है, बल्कि उनके बेटे पतोहू को इन्होंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, थोड़ा सा खेत था जिसमें खेती करते थे, और एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। खेती के साथ साथ इनके पास एक छोटा सा ही मकान था, लेकिन सफाई पसंद थे, तो साफ सुथरा मकान था, गंदगी उसमें कहीं भी देखने को नहीं मिलती थी। ठीक है, खेती बाड़ी करते थे, परिवार रखते भी थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। घर में रह करके भी साधु थे, गृहस्थ धर्म का पालन करके भी सन्यासी थे, अपने बाल परिवार में रहकर, गांव में रहकर के भी सन्यासी थे। यही बात लेखक शुरू से आखिर तक कहना चाहते हैं कि सन्यासी होने के लिए केवल उसकी वेशभूषा जरूरी नहीं है, बल्कि हम सभी आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने सिद्धांतों से सन्यासी हो जाएं, तो पूरे समाज में चारों तरफ सुख शांति की स्थापना की जा सकती है। लेकिन होता क्या है कि आजकल जो सन्यासी धर्म धारण करते हैं, सन्यासी आश्रम सन्यास ग्रहण करते हैं, वे लोग केवल मन से सन्यासी नहीं होते, संकल्प से सन्यासी नहीं होते, बल्कि केवल अपनी वेशभूषा से, अपने वाह आवरण से सन्यासी होते हैं, जिसकी वजह से उनके मन में छल कपट की भावना तो रहती ही है, साथ ही साथ वे समाज का कभी भला करने को भी उद्यत नहीं रहते। ठीक है, अब इधर दूसरी ओर हम बाल गोविंद भगत को ये कह सकते हैं कि यह संकल्प से सन्यासी थे, कर्म से सन्यासी थे और मन से सन्यासी थे। और ऐसे सन्यासियों की ही सच में पहचान होती है
जो इस तरह के संकल्पित सन्यासी होते हैं, जो किसी का कभी बुरा नहीं चाह सकते, वे हमेशा दूसरे का भला ही चाहते हैं और जीवन भर चाहते रहते हैं। ठीक है, तो अब संकल्प से सन्यासी होने का भाव यहाँ देख लीजिए। जो कुछ खेत में पैदा होता था वह सभी उसे सब सिर पर लाद करके उन्हें साहब के दरबार में, इनके साहब कबीर थे, कबीर को ही साहब मानते थे, ले जाते थे। जो उनके घर से 4 कोस दूर था, 4 कोस की दूरी तक ढो करके अनाज को ले जाना सिर पर लाद करके बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये बखूबी करते थे। साधु की जितनी परिभाषाएं होती हैं सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। ठीक है, कबीर दास के गीतों को ही गाते रहते थे, उन्हीं की मान्यताओं उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते रहते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे, अर्थात उनके सिद्धांतों पर चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, झूठ बोलना बुरी बात है, कभी नहीं बोलते थे। खरा व्यवहार करते थे। खरा व्यवहार क्या होता है कि बनावटी नहीं, खरा व्यवहार में बनावटीपन नहीं होता, दिखावा नहीं होता, जैसे अंदर है वैसे बाहर होना ही खरा व्यवहार होता है। इसमें लेस मात्र भी बनावट नहीं होती, मक्खन पॉलिश नहीं होती, और एकदम परिमार्जित शुद्ध परिष्कृत व्यवहार जो होता है वो खराब व्यवहार होता है। ठीक है, किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। दो टूक बात करना मतलब साफ साफ बात करना, उसमें गंदगी न होना, उसमें बुरी भावना का न शामिल होना। जो सत्य है, जो स्पष्ट है, स्पष्ट बात करना, साफ साफ कहना ही होता है दो टूक बात करना। न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते थे। खाम खा बिना मतलब के, कुछ लोगों को बिना मतलब के झगड़ा मोल लेने की आदत होती है। ऐसे लोग स्वयं भी अशांत रहते हैं और सभी को अशांत रखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ऐसा ये कभी नहीं करते थे। ये कभी भी किसी से अनावश्यक झगड़ा मोल नहीं लेते थे, बिना मतलब का झगड़ा मोल नहीं लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे। यह तो बहुत बड़ी बात है। बौद्ध धर्म कहता है किसी की चीज़ यदि हम बिना पूछे छू लेते हैं तो चोरी है। इसलिए कभी भी हमें किसी की भी चीज़ बिना उसकी इजाज़त के नहीं छूना चाहिए। न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, और जब तक हम उसको पूछ न लें तब तक उस वस्तु को उठाकर अपने व्यवहार में, अपने लिए इस्तेमाल में कभी न लाएं। यदि ऐसा करते हैं तो हम गलत करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कौतूहल होता, और जो भी सिद्धांत हैं कबीर दास जी के द्वारा बनाए गए, बताए गए, उन सबका बड़ी कड़ाई से पालन करते थे। हर एक छोटी सी बात को भी बहुत ही इत्मीनान से मानते थे। इसलिए लोगों के मन में ये जिज्ञासा पैदा होती कि आखिर इतने कड़े नियम का ये पालन कर कैसे लेते हैं। कभी वह दूसरों के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। पहले गांव में शौचालय नहीं हुआ करते थे, ऐसे में खेत में ही शौच के लिए जाना पड़ता था, मल त्याग के लिए जाना पड़ता था। और इनका सिद्धांत था कि जब भी शौच जाते अपने ही खेत में जाते, किसी और के खेत को गंदा करने की कभी कोशिश इन्होंने नहीं की। ठीक है, ये अच्छी बात थी, ऐसा होना भी चाहिए। वह गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब घर गृहस्थी, खेती बाड़ी को संभालने वाले थे, परिवार का संरक्षण पालन पोषण करने वाले थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब मतलब कबीर। ठीक है, कहते हैं जो कुछ भी उनके पास था उसे सब ये मानते थे कि मेरी नहीं है, सब साहब की है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। जो कुछ भी इनके खेत में पैदा होता था उसे ये कहाँ ले जाते थे? साहब के दरबार में ले जाते थे। ख्वाम खाम तो समझते हैं व्यर्थ बेकार, जटाजूट लंबे लंबे बालों की जटाएं, मझोले ना अधिक लंबे ना अधिक छोटे, जटाजूट लंबे लंबे बालों की जटाएं, गोरे चिट्टे बहुत गोरे, मात्र मतलब केवल, कबीर पंथी कबीर के पंथ को मानने वाले, कनफटी टोपी, ऐसी टोपी जो कान के स्थान पर कटी रहती है,
जाड़ा मतलब सर्दी, कमली मतलब कंबल, मस्तक माथा, रामानंद द्वारा प्रचलित चंदन, माथे पर किया जाने वाला लेप चंदन होता है। छोर मतलब किनारा, बेडौल मतलब अनगढ़, और गृहस्थ संसारी, विवाहित आदमी, गृहिणी घरवाली पत्नी, पतोहू पुत्र बधू बहू। परिभाषा, नियम, बात, खरा उतरना, सही सिद्ध होना, खरा व्यवहार करना, सबसे सच्चा व्यवहार करना, दो टूक बात करना, साफ साफ बात करना, संकोच करना, शर्माना, बचना, खाम खा, व्यर्थ, बेकार का, झगड़ा मोल लेना, जानबूझकर लड़ाई करना, व्यवहार में लाना, प्रयोग करना, कुतूहल, जिज्ञासा, जानने की उत्सुकता। साहब मतलब भगवान, साहब का अर्थ यहाँ भगवान से है। और दरबार मतलब मंदिर, घर। मठ का अर्थ है यहाँ आश्रम। प्रसाद का अर्थ है बाट में मिलने वाला पदार्थ, जो लौट के मिलता है साहब भगवान के दरबार से। मुग्ध, प्रसन्न, खुश। गान मतलब गीत, गाना। सर्वदा मतलब हमेशा। कंठ, गला। सजीव मतलब जीवित। आषाढ़ का महीना। रिमझिम, धारा वाली बारिश। समूचा मतलब सारा। धान के पौधे को खेत में रोपाई करने वाली रोपनियाँ होती हैं। कलेवा नाश्ता को कहते हैं। मेड़, खेत के किनारे ऊंची मिट्टी के ढेर से बनी जगह होती है जो मेड़ कही जाती है। ठीक है। आगे कहते हैं कि जो चीज़ भी इनके पास में हुआ करती थी वह सभी साहब की संपत्ति थी। साहब की संपत्ति से अर्थ क्या है? साहब की संपत्ति से अर्थ यह है कि अपने जीवन को इन्होंने भगवान के हवाले कर दिया था और कबीर के आदर्शों पर चलते थे, तो वे अपनी मेहनत की कमाई को कबीर पंथी मठ में दे देते थे। कबीर पंथी मठ जगह जगह बने हुए हैं, अभी भी बने हुए हैं। कबीर पंथी मठ में ये अपनी पूरी परिश्रम की जो कमाई होती थी उसे दान कर देते थे, और जो वहाँ से प्रसाद के रूप में उसे वापस मिलती थी उसी से गुजारा अपना किया करते थे। इससे पता चलता है कि उनका जीवन पूरी तरह अपने साहब की संपत्ति था। अपने साहब मतलब अपने भगवान, अपने ईश्वर के सच्चे भक्त थे। ठीक है। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि बाल गोविंद भगत अपनी फसलों पर सबसे पहले साहब का अधिकार मानते थे, इसीलिए वे सच्चे मन से उन्हें अपने साहब के मंदिर अर्थात कबीरपंथी मठ में ले जाते थे। ठीक है। आगे कहते हैं कि जो भी वहाँ से प्रसाद के रूप में, भेंट के रूप में वापस मिलती थी उसे ही घर लाते थे, उसी से गुजारा करते थे। हालांकि ये संभव नहीं है कि पूरी फसल को लाद करके कबीर दास जी के मठ में पहुँचाना और वहाँ से प्रसाद 4 कोस की दूरी तक ले जाना और वहाँ से फिर उतना गल्ला, उतना अनाज वापस लौट कर लाद करके सिर पर, भले गाड़ियाँ होती नहीं थी, सिर पे लादना होता था, सिर पे लाद करके और वापस घर लाना, ये बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। लेकिन जब लेखक ने लिखा है तो मानना ही पड़ेगा। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था। लेखक कहते हैं कि उनके इस व्यवहार के ऊपर मैं एकदम लट्टू था, मैं बहुत प्रभावित था उनसे। वे जो गाते थे वह भी बहुत ही मधुर होता था, बहुत ही सुरीला होता था, सुंदर होता था, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के सीधे साधे पद मतलब जो कविता का पद्यांश है, उनके कंठ से निकलते थे, वह सजीव हो जाते थे, जिंदा हो जाते थे। इतनी अच्छी आवाज़ थी, इतना अच्छा सुर था कि इनका गाना भी बहुत ही सुंदर हुआ करता था। आषाढ़ की रिमझिम बूंदें हों, पूरा गांव खेतों में उतर पड़ रहा हो, कहीं हल चल रहे हों, कहीं रोपनी हो रही हो। रोपनी मतलब रोपाई, तो धान की रोपाई होती है, रोपनी उसे कहते हैं। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर के मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ वहीं जो खेत में ऊंचा वाला स्थान होता है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। आसमान बादल से घिरा मतलब चारों तरफ आसमान में बादल ही बादल हो,
आषाढ़ के महीने में होता ही है। धूप का कहीं बिल्कुल नामो निशान नहीं होता। पूर्वी हवा, पूरब वाली हवा चलती रहती, ठंडी ठंडी। पूरब से हवा, पूर्व की ओर से बहने वाली पूर्वाई कहते हैं, ठीक है। वो चल चल रही थी। ऐसे समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। स्वर तरंग क्या होती है? स्वर की लहर। स्वर की लहर, झंकार मतलब बजती हुई आवाज़। बस जब स्वर की लहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो मन में प्रश्न उठता है कि यह क्या है और यह कौन है। यह क्या है और यह कौन है। इतना आकर्षक, मधुर, प्यारा उनका गीत संगीत था। यह पूछना न पड़ेगा। पूछने को व्यक्ति उद्देश्य इसलिए नहीं होता कि सबको पता है कि बाल गोविंद भगत का संगीत है, उनके द्वारा गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े मतलब लथपथ किए हुए। जब कीचड़ में आप घुस जाएंगे तो उसका आपका पूरा शरीर कीचड़ से लथपथ हो जाएगा। और अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, धान की रोपाई का कार्य कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध मतलब पंक्ति में बांधे हुए, क्या मजाल कि इधर उधर हो जाए, बिल्कुल एकदम सधे हुए हाथों से खेत में रोपाई कर रहे हैं। लाइन के सामने लाइन गाड़े चले जा रहे हैं। उनका कंठ, उनका गला गीत के एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, संगीत के उच्चतम स्वर, गायन के उच्चतम, जीने का मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है। जीने का मतलब होता है सीढ़ी। तो संगीत की सीढ़ी क्या होगी? संगीत के जो 7 स्वर होते हैं वे संगीत की सीढ़ियाँ होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी। तो सा से और नी तक पहुँचाने का जो क्रम होता है, उच्चतम स्वर तक पहुँचाना ही जीने पर चढ़ाना होता है। तो इतना सुंदर आवाज़ में टेरते थे और टेर करके संगीत के अंतिम सुर तक पहुँचते थे। तो ऐसा लगता था मानो इनका संगीत कुछ तो आसमान में जा रहा है, कुछ उससे भी ऊपर जा रहा होगा, स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं। जब अपने गाने के सुर को चढ़ाते थे, आरोही क्रम में ले जाते थे, और कुछ जो स्वर थे उनको जो पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोग थे उनके कानों की ओर भेजते थे। जैसे ही वे स्वर खड़े लोगों के कानों की ओर पहुँचते, वे मस्त हो जाते थे, मदमस्त हो जाते थे और किस तरह झूमते गाते और गुनगुनाते थे। आप देखिए, कहते हैं बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। उनके गीत संगीत को सुन करके बच्चे खेलने वाले हैं वे भी झूमने लगते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतें जो कलेवा लेकर के खड़ी, नाश्ता लेकर के खड़ी हैं, उनके होठ काँप उठते हैं, मतलब वो गाने का प्रयास करने लगती हैं। वे मनी मन गुनगुनाने भी लगती हैं। हलवाहा मतलब हल चलाने वाला किसान। कहते हैं कि हल चलाने वाला किसान, उसके पैर भी संगीत के धुन पर उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां और कहीं चलती हैं, अजीब क्रम चलने लगती। जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो स्त्री रोपाई कर रहे हैं, उनकी जो अंगुलियां हैं हाथों की, उनका क्रम बदल जाता है। वो बड़े ही विचित्र क्रम में, अनोखे क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू, क्या कहा जा सकता है। सोचिए, भगत जी के मधुर संगीत पर दुनिया मुग्ध थी। जब भी वो गाते थे सारा गांव उनकी मधुर धुन में झूम उठता था। आषाढ़ के खेतों में धान की रोपाई चल रही है, किसान पूरे जोर शोर से पानी कीचड़ में लथपथ होकर के रोपाई कर रहे हैं। बच्चे उछल कूद कर खुशी मना रहे हैं। स्त्रियां नाश्ता लेकर खेतों की मेड़ पर खड़ी हैं। खेतों में बच्चे खेतों में भरे हुए पानी में, क्यारियों में भरे हुए पानी में
उछल कूद कर मौसम का आनंद ले रहे थे। बच्चे गीली मिट्टी में अपने आप को लिपटा कर प्रसन्न हो रहे थे। और बाल गोविंद भगत जब अपने खेतों की धान की रोपाई करते थे खेतों में, तो उस गाने को गाते समय उस संगीत में अपने आप को डुबो करके उनके हाथ की अंगुलियां धान के एक एक पौधे को इस तरह पंक्ति में, इस तरह लाइन में खेत में बिठाती थीं, उसे देखकर बहुत अच्छा लगता था। वे कंठ से सुमधुर, बहुत ही सुंदर सुरीली आवाज में अपने गीत गाते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत स्वर जादू भरा था। उनके गले से निकला एक एक शब्द मानो संगीत की ऊंचाई की सीढ़ी पर चढ़ करके स्वर्ग जा रहा था। वह स्वर मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों में भी जा करके उनको मदहोश कर रहा था, उनको मदमस्त कर रहा था। अर्थात जो भी उनके गीत को सुनता झूम उठता। बच्चे ही मस्त हो जाते, औरतें भी गुनगुनाने लगती थीं, किसानों के पैर उठने लगते, और धान रोपने वालों की जो अंगुलियां हैं वो अजीबोगरीब क्रम से चलने लगती थी। ये थी उनके गाने की मस्ती और उनके गीत संगीत का जादू। इस तरह हम कह सकते हैं कि बाल गोविंद भगत एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, संकल्प से सन्यासी, मन वचन से सन्यासी, कर्म से सन्यासी और गृहस्थ सन्यासी थे। गृहस्थ सन्यासी होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी बातों के साथ कल फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए